हेलो 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 हेलो। आज हम बेटा आपका फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आपका कोर्स का फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना सर? आप फर्स्ट एक्ट कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हो? बेटा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक बार जयकारा लगा दो। हम अपना कौन सा फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जयकारा लगाना बेटा। हमारा फर्स्ट एक्ट कौन सा है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सभी बच्चे बोलकर देखेंगे, बहुत अच्छा फील होने वाला है। फर्स्ट एक्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनना यार, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की असेंट डेट क्या थी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कब सहमति मिल गई थी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कब सहमति मिल गई थी? बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट को सहमति मिली थी 15 मार्च 1930 को। 15 मार्च 1930 को। एक बार जयकारा हो जाए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की असेंट डेट क्या है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कब सहमति मिली थी, तो आप फटाफट से बोल देना 15 मार्च 1930। 15 मार्च वैसे भी बेटा एक महान दिन है? सर 15 मार्च वैसे एक महान दिन है। यस, मेरा बर्थडे आता है यार, मेरा बर्थडे वाला डे है। अच्छा, जबकि इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? जबकि इसकी कमेंसमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम, कोई बताएगा? लास्ट लेक्चर में भी बताया था। फर्स्ट फर्स्ट जुलाई 1930। फर्स्ट जुलाई 1930। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? चलो, हमारा जो एक्ट है जो हमने स्टार्ट करा है उसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो हमने एक्ट स्टार्ट करा है उसका नेम है बेटा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस एक्ट की असेंट डेट क्या है, तो आप क्या कहेंगे बताओ? इस एक्ट की असेंट डेट है 15 मार्च 1930। और जबकि ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ? ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ बेटा? 1 जुलाई 1930 को। यहां तक का पॉइंट क्लियर है आपको? चलो फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं बेटा। यार एक ना एक्ट और भी है जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार जयकारा लगाओ। एक और भी एक्ट है जिसका नाम मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूंगा। बताना बेटा उसका नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार सभी बच्चे बोलो, बहुत अच्छा फील होगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या आप सभी बच्चे बोल पा रहे हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना? मेन आप टाइप करके रिप्लाई करेंगे, है ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा सेक्शन 1 से लेकर 266 तक, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो उसमें बताओ बेटा टोटल कितने सेक्शन थे? सेक्शन 1 से लेकर 266 तक। सभी बच्चे एक बार जयकारा लगाओ। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो उसके अंदर टोटल कितने सेक्शन थे? सेक्शन 1 से 266। बेटा सेक्शन 1 से 266। अब हुआ क्या?
बेटा 1930 में यानी 1930 में इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सेक्शन 76 से जो 123 सेक्शन तक की बातें थी ना, वो हटा दी गई, वो हटा दी गई। जो सेक्शन 76 से 123 तक की बातें थी वो बेटा हटा दी गई, और यानी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये माइनस करके एक अलग से एक्ट बना दिया गया, और उसी एक्ट का नाम है क्या? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी हमने क्या बात सीखी? हमने क्या बात सीखी कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक वक्त पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो एक वक्त पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। पॉइंट समझ रहे हैं आप? तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शंस में था? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में था? जल्दी बोलो। सेक्शन 76 से 123 तक में था। सेक्शन 76 से 123 में था। गुड गुड साले, तानिया, लवेश, अंश, मनसु गुप्ता, बहुत बढ़िया। ध्रुव, बहुत बढ़िया। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाया गया और हटाकर क्या करा गया? एक सेपरेट एक्ट तैयार कर दिया गया, और उस सेपरेट एक्ट का नाम रखा गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या आपको यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूं। यार जब भी कोई चीज आप माइनस करते हैं ना लॉ में से, जब भी आप कोई चीज माइनस करते हैं लॉ में से, जैसे आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 76 से 123 हटा दिए, सेक्शन 76 से 123 हटा दिए, तो हटाने को बताऊं क्या करेंगे? आपने रिपील कर दिए। रिपील वर्ड का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी आपने ये सेक्शन यहां से क्या कर दिए? कैंसिल। रिपील वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कैंसिल करना। मजा नहीं आ रहा? रिपील वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? कैंसिल करना। और कैंसिल कर कर आपने दोबारा से एक एक्ट बना दिया, यहां से माइनस करके यहां प्लस करा, ठीक है ना? तो आपने रिपील करके क्या करा? रिवाइव कर दिया। एक बार ही मारकर फिर दोबारा से जीवित कर दिया। चलो अभी तक की पहले बातें डिस्कस करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक की पहले बातें डिस्कस करते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओके चलो, हमने अपने कोर्स का पहला एक्ट जो स्टार्ट करा है उसका नेम क्या है? हमने अपने कोर्स का जो फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करा है उसका नेम क्या है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको सहमति कब मिली थी? 15 मार्च 1930 को। जबकि ये एप्लीकेबल कब से हुआ? जबकि ये एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 जुलाई 1930 से। जबकि ये एप्लीकेबल कब से हुआ बेटा? 1 जुलाई 1930 से, है ना? 1 जुलाई 1930 से ये एप्लीकेबल हुआ। फिर मैंने आपके साथ अगली बात करी, ये एक्ट पहले किस एक्ट का पार्ट था? ये एक्ट पहले किस एक्ट का पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। लविश, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था ये, है ना? फिर वहां से कुछ सेक्शन को रिपील किया गया। रिपील मतलब माइनस करा गया। रिपील मतलब माइनस करा गया, यानी कैंसिल करा गया, और कैंसिल करके उसे दोबारा से उन सेक्शंस को एक एक्ट में लिखा गया। यानी रिपील करके फिर क्या हुआ? ये रिवाइव। रिपील करके क्या हुआ? रिवाइव। रिपील करके क्या हुआ? रिवाइव।
और किस नाम से रिवाइव हुआ? रिवाइव मतलब दोबारा से जीवित करा, वहां से हटाया दोबारा से जीवित करा, किस नाम से? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नेम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, हम आज क्या करेंगे बेटा, इस एक्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस एक्ट का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रखेंगे, बताओ क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बार जयकारा लगा दो। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है? आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और बेटा इसका सेक्शन है 4। सेक्शन मतलब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहां पर लिखा गया होगा? पैराग्राफ नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 4। आज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जिसका सेक्शन है 4। सभी बच्चे जयकारा लगाएं। आज मैं आपका कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सेक्शन नंबर 4 है, ठीक है जी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक समझना है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक समझना है तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक समझना है तो आपको बेटा मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। आपको पहले दो शब्द समझने पड़ेंगे, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। अगर आपको ये दो शब्द समझ आ गए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझ आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है। उसे समझने के लिए आपको दो टर्म्स समझनी पड़ेंगी। पहली टर्म का नेम क्या है? सेल। और दूसरी टर्म का नेम क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। पहली टर्म का नेम क्या है बेटा? सेल। और दूसरी टर्म का नेम क्या है बेटा? एग्रीमेंट टू सेल। एक बारी बोलो। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक समझना है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक समझना है तो हमें दो टर्म्स समझनी पड़ेंगी। और वो दो टर्म्स क्या हैं? सेल और दूसरी बताओ, सेल और दूसरी बताओ एग्रीमेंट टू सेल। वेरी गुड रिस्पॉन्स, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो पहले सेल को समझते हैं, सबसे पहले सेल को समझते हैं। व्हाट इज सेल? यार बात करते हैं, चलो यार आपको क्लास में आना था, आपको बेटा क्लास में आना था, क्लास अटेंड करनी थी। तो आप क्लास अटेंड करने के लिए, आप क्लास अटेंड करने के लिए रजिस्टर यानी नोटबुक और पेन लेने दुकान पर गए। आपने कहा भैया वो रजिस्टर दे दो और वो पेन दे दो, ये पकड़ो पैसे। आपने उसके पैसे दिए, उसने आपको, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको पेन और रजिस्टर दिया। अब बताओ वो पेन और रजिस्टर किसका माना जाएगा? दुकानदार का या आपका? दुकानदार का या आपका? मुस्कान कह रही है हमारा, हमजा कह रहे हैं हमारा, सैली, शिवांगी, अंश, सारे कह रहे हैं हमारा। यानी उस गुड्स की मालिक पंक्ति उसी समय ट्रांसफर होगी या नहीं होगी? उस गुड्स की मालिक पंक्ति उसी समय ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई? हो गई। अगर ओनरशिप ऑफ द गुड्स, अगर ओनरशिप ऑफ द गुड्स उसी समय ट्रांसफर हो जाता है, अगर ओनरशिप ऑफ द गुड्स उसी समय ट्रांसफर हो जाता है तो उसको कहता हूं सेल। उसे मैं क्या कहता हूं? सेल। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? सेल में बताओ बेटा, सेल में बताओ, अगर पहले भी समझ रहे हैं
फिर अभी इसे लिखेंगे भी। सेल में बताओ बेटा, ओनरशिप ऑफ द गुड्स, सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही है। ओनरशिप ऑफ द गुड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कब? कब हो रही है? जिस समय गुड्स खरीदे बेचे जा रहे हैं उस समय, यानी इमीडिएटली। कौन सा जेटली? कौन सा जेटली? इमीडिएटली। अगर ओनरशिप ऑफ द गुड्स सेलर से बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, उसी समय ही ट्रांसफर हो रही है, कौन सा जेटली? इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है तो बताओ बेटा उसे मैं क्या नाम दूंगा? सेल। उसे मैं क्या नाम दूंगा? सेल। यानी सेल में क्या होता है? सेल में क्या होता है? ओनरशिप ऑफ द गुड्स उसी समय ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर। वेरी गुड, गुड शिवांगी, गुड मंसू। फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या समझना पड़ेगा? अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का टॉपिक पढ़ना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल। अब बताओ बेटा किसकी टर्न आई? यानी अगर गुड्स की ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो रही है तो सेल होता है। गुड्स की ओनरशिप अगर उसी समय ट्रांसफर हो रही है तो वो सेल होता है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल किसे कहते हैं? सुनना, जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स जब ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर, लेकिन कब? अब ध्यान से सुनना, कब? आइदर एट फ्यूचर डेट, आइदर एट फ्यूचर डेट, आइदर एट फ्यूचर डेट। यानी जब गुड्स की ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर नहीं हो रही, जब गुड्स की ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर नहीं हो रही, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर में। जयकारा लगाओ, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एट फ्यूचर डेट। अभी नहीं हो रही। अगर अभी हो रही होती है तो क्या कहते हैं? अगर अभी ही हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मंसू, अंश, यश, शिवांगी, बहुत बढ़िया। अगर ओनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो रही होती है तो उसे हम सेल कहते हैं। वेरी गुड संजना। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर डेट पर, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होगी कब? फ्यूचर डेट पर, तो मैं इसे एग्रीमेंट टू सेल कह दूंगा। मैं इसे एग्रीमेंट टू सेल कह दूंगा। सर एग्जांपल देना, एग्जांपल देना, आओ जरा। लेट सपोज आज 1 मार्च है। लेट सपोज आज 1 मार्च है। आप ये कह रहे हो 15 मार्च को मेरे टीचर का बर्थडे है।
आप शोरूम में गए, या आप किसी कार डीलर के पास गए, या आप अपने दोस्त के पास गए, चलो आप अपने दोस्त के पास गए, आप कह रहे हैं यार 15 मार्च को 15 मार्च को मेरे टीचर का बर्थडे है, तो मुझे उनको गिफ्ट करना है, तो मैं तुझसे कार खरीद लूंगा। क्या मैं 1 मार्च को खरीदने की बात कर रहा हूं या 15 मार्च को? आप मेरे लिए कार खरीद रहे हैं, आप मेरे लिए कार खरीद रहे हैं, तो बताओ बेटा आप कब के लिए कार खरीद रहे हैं? क्या अभी के लिए डीलिंग कर रहे हैं या कह रहे हैं 15 मार्च को? बताओ बेटा ऑनरशिप अभी ट्रांसफर होगी या 15 मार्च को होगी? बताओ, आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं आपको कार दे दूंगा, आप अपने फ्रेंड से कार खरीद रहे हैं और वो आपको बेच रहा है। अच्छा, ये बातचीत आपकी कब चल रही है? ये बातचीत आपकी कब चल रही है? 1 मार्च को। लेकिन बताओ बेटा ये कार सेलर से बायर की होगी कब? ये सेलर से बायर की होगी कब? 15 को। क्या उसी समय ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है या फ्यूचर डेट पर? क्या उसी समय ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है या फ्यूचर डेट पर? फ्यूचर डेट पर। तो इसे अभी तो आप सिर्फ क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। अभी तो सिर्फ सेलर और बायर क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। किस बात के लिए एग्री हुए हैं? अभी तो बायर और सेलर क्या हुए? सिर्फ एग्री हुए हैं। किस बात के लिए एग्री हुए हैं? किस बात के लिए एग्री हुए हैं? कि मैं 15 को गुड्स खरीद लूंगा और वो कह रहा है मैं 15 को गुड्स बेच दूंगा। यानी अभी तो ये सिर्फ क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। अभी बेटा ये सिर्फ क्या हुए हैं? जल्दी देखो, एग्री हुए हैं कि मैं बेचूंगा और मैं खरीदूंगा। पॉइंट समझ आ रहा है? जब ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है तो आजकल उसे क्या कहते हैं? सेल। लेकिन जब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है फॉर एट फ्यूचर तो उसे आजकल एग्रीमेंट टू सेल के नाम से पुकारा जा रहा है। हाँ जी, समझ आई बात? आप सबको बात समझ आई बेटा? और या फिर ऑनरशिप बताऊं कब ट्रांसफर हो रही है? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, thereafter, subject to some condition, thereafter to be fulfilled. Subject to some condition, thereafter to be fulfilled. एक बार दोबारा लिखना डाउट, एक बार दोबारा लिखना बेटा डाउट। अभी ये मैं बताता हूँ, पहले एक बच्चे का कोई डाउट आया। बेटा दोबारा लिखना, क्या डाउट था आपका? बताओ, आप क्रेडिट पर उधार पर सामान खरीदते हैं तो उधार आपने दुकानदार से लिया होता है या बैंक से? आपने उधार पर लैपटॉप खरीदा, मोबाइल खरीदा? आपने उधार पर लैपटॉप खरीदा या मोबाइल खरीदा? बताओ बेटा बिल किसके नाम का बनता है? बिल किसके नाम का बनता है? बायर के नाम का। यानी वो गुड्स की ओनरशिप किसकी हो गई है? वो गुड्स किसके हो गए हैं? बायर के।
और उधार आपने किसको रीपे करना है, सेलर को या दुकानदार को? उसको तो बैंक वालों ने आपके बिहाफ पर पैसे दे दिए ना, उसको तो बैंक वाले ने आपके बिहाफ पर पैसे दे दिए ना। तो आपने बैंक को लौटाना है। तो बताओ, लेकिन आप ये बात देखो, चाहे आपने बिल बताओ, बिल किस समय कटा, जिस समय सेल हुई आपको दे दिया गया, क्रेडिट सेल करी हो चाहे कैश सेल करी हो, उस गुड्स का मालिक तो आप ही हो गए ना। बिल जिस समय कटा, बिल आपके नाम का जिस समय कटा, उस समय ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। उस समय ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। हमें तो ऑनरशिप ट्रांसफर को देखना है ना, पैसों की बातें तो बाद में करेंगे, पैसों की बातें तो बाद में करेंगे। आप ये देखो, ऑनरशिप उसी समय ट्रांसफर हो रही है या बाद में हो रही है? अगर उसी समय हो रही है तो सेल, और अगर बाद में होगी तो एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर हुआ बेटा? जिस बच्चे का डाउट था, क्लियर हुआ बेटा? जिस बच्चे का डाउट था, चलो गुड ध्रुव। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल में ना एक और केस भी होता है, जब आप कोई चीज शर्तों पर बेचते हो। आप कहते हो यार ये मालिकपंती मैं तुझे दे तो दूंगा, जब ऑनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर, कब? जब कोई कंडीशन आप फुलफिल कर देंगे तभी मैं आपको ये सामान बेचूंगा, नहीं तो नहीं। यानी आप कह रहे भैया मालिकपंती में तब ट्रांसफर करूंगा जब कोई कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी। जब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी, तब मैं इसकी ऑनरशिप क्या करूंगा, ट्रांसफर। एग्जाम्पल करते हैं, बताओ, एग्जाम्पल करते हैं। जब बायर सेलर को, जब बायर सेलर को पेमेंट कर देगा, तब ही उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। बताओ बेटा, मैंने क्या लगा रखी है, एक कंडीशन लगा रखी है। किस बात की कंडीशन लगा रखी है? कि जब तुम मुझे पेमेंट कर दोगे तभी मैं गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर करूंगा, उससे पहले नहीं। तो बताओ बेटा, जब तक ये कंडीशन जो शर्त रखी है मैंने, मालिकपंती ट्रांसफर करने की अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में मैंने शर्त रख दी, तो वो भी एग्रीमेंट टू सेल होता है। मैंने क्या कहा, जब तक ये नहीं करेगा तब तक मैं ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा। जब तक ये, यानी जिस भी, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर शब्द लग जाए, अगर मतलब इफ, अगर मतलब इफ, जब मैं क्या कह रहा हूं भाई, जब ये कंडीशन पूरी होगी ना, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब कोई शर्त जो मैंने रखी हुई है वो पूरी हो जाए, कोई भी शर्त रखी हुई है वो पूरी हो जाए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा, एग्रीमेंट टू सेल। सर एक और एग्जांपल दो। आपका फ्रेंड आपको बताऊं क्या कह रहा है, इफ आई बॉट न्यू कार बाय 15th June, इफ आई बॉट न्यू कार बाय 15 जून, अगर मैं न्यू कार ले आया कब तक, 15 जून तक, कॉमा, देन I sell my old car to you. I will sell my old car
टू यू एट 1 लाख। बताओ बेटा, इसमें कंडीशन लगाई हुई है ना कि अगर मैं न्यू कार ले आया 15 जून तक तो मैं तुम्हें अपनी पुरानी कार बेच दूंगा। मैं तुम्हें पुरानी कार बेच दूंगा कितने में? 1 लाख में। बताओ बेटा, इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है या नहीं लगी हुई? इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है या नहीं लगी हुई? बोलना माही, बोलना। अगर मैं न्यू कार ले आया तो मैं पुरानी कार तुम्हें बेच दूंगा। बताओ बेटा, पुरानी कार कब बेचेगा? पुरानी कार वो कब बेचेगा? पुरानी कार वो कब बेचेगा? जब नई लेगा। तो बताओ बेटा, मैंने क्या लगा रखी है? इफ आई बॉट। इफ का मतलब कंडीशन लगा रखी है। इफ का मतलब कंडीशन लगा रखी है। पॉइंट समझ आया? चलो मेरे को एक बार समराइज करो, मुझे एक बार समराइज करो। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? एक बार मुझे समराइज करो बेटा। 2 पार्ट में। क्या क्या होते हैं बताओ? 2 पार्ट क्या क्या होते हैं बताओ? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। जब ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, जब ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है तो मैं क्या कहूंगा? सेल। लेकिन जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है आइदर एट फ्यूचर डेट, जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है आइदर एट फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। एक बार बोलो, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। तो इसे मैं क्या कहूंगा? एग्रीमेंट टू सेल। पॉइंट समझ आया यहां तक का? कब मैं सेल कहता हूं और कब मैं एग्रीमेंट टू सेल कहता हूं? कब मैं सेल कहता हूं और कब मैं एग्रीमेंट टू सेल कहता हूं? चलो, किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। अब मैं आपको एक बात सिखाऊं, मालिक पंथी को क्या कहते हैं? मालिक पंथी को नॉर्मल लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, हमने अभी यूज भी करा था। मैं इस गुड्स का मालिक हूं, यानी इस गुड्स की ओनरशिप मेरे पास है, जिसको आप क्या कहते हो? ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जिसे आप आम जिंदगी में ओनरशिप ऑफ द गुड्स कहते हैं, जिसे आप आम जिंदगी में ओनरशिप ऑफ द गुड्स कहते हैं, उसे लॉ की लैंग्वेज में, उसे लॉ की लैंग्वेज में प्रॉपर्टी इन गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। बेटा आपने लॉ की 2-3 टर्म सीख ली, आपने लॉ की आज 2-3 टर्म्स सीख ली। कोई बताएगा कौन कौन सी कौन कौन सी टर्म आज आपने सीखी? कोई बताएगा आज आपने कौन कौन सी टर्म सीखी? पहली टर्म रिपील। वेरी गुड यश, बहुत बढ़िया, यश के लिए बहुत बढ़िया। पहली टर्म आपने सीखी रिपील। रिपील मतलब कोई भी चीज जब कैंसिल करी जाती है लॉ में तो रिपील। दूसरा शब्द आपने सीखा रिवाइव। वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरा शब्द अभी अभी सीखा है, तीसरी चीज अभी अभी सीखी है जिसे हम ऑनरशिप ऑफ द गुड्स कहते हैं, उसका नाम लॉ में क्या होता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। बोलना पड़ेगा उसका लॉ। लॉ में क्या होता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। ऑसम रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, क्या आपने कुछ नोटी करना है? पहले ये बताओ, आपको ये सब नोटिंग करना है तो आप करें, मेरे हिसाब से कर ही ले, मेरे हिसाब से कर ही ले।
कर लिया। गुड गुड गुड। फिर मैं हटा सकता हूं, सभी ने नोट कर लिया तो फिर मैं हटा ही सकता हूं मेरे ख्याल से। चलो अब एक एक करके ना डेफिनेशन लिखते हैं। अब एक एक करके बेटा डेफिनेशन लिखते हैं। लिखे? आप सब हेडिंग बनाना बेटा। सेल। कह रहे सेल क्या होता है? सबसे पहले आपसे यही पूछ रहे हैं कि सेल किसे कहा जाता है। कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर बाय, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर बाय, बताओ क्या? वेयर बाय द प्रॉपर्टी इन गुड्स। बताओ बेटा द प्रॉपर्टी इन गुड्स की ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूं? द प्रॉपर्टी इन गुड्स की ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूं? अपने समझने के लिए, अभी स्टार्टिंग में अपने समझने के लिए, प्रॉपर्टी इन गुड्स की ब्रैकेट में मैं क्या लिख सकता हूं? ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ये सिर्फ समझने के लिए, वैसे हमें लॉ की लैंग्वेज समझ आ चुकी है। ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। बताओ बेटा, ओनरशिप ऑफ द गुड्स क्या हो रही है? बताओ। इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। क्या हो रही है? बताओ। इमीडिएटली ट्रांसफर्ड किससे? फ्रॉम सेलर टू बायर। फ्रॉम सेलर टू बायर। बोलना आपको ही पड़ेगा। बताओ बेटा क्या कहा? ये एक सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें, सेल होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सेलर टू बायर। और कब ट्रांसफर हो रही है? कौन सा जेटली? कौन सा जेटली? बोलो। इमीडिएटली। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रहा है। एकदम रापचिक, एकदम रापचिक चल रहा है। क्या बीड़ू, बहुत मक्खन माफिक सुना रेला है। चले खेले आगे। चलो मैं दूसरी डेफिनेशन किसकी लिखवाऊंगा? आपके हिसाब से मैं दूसरी डेफिनेशन अब किसकी लिखवाऊंगा? बोलना माही बोलना। एग्रीमेंट टू सेल की। वेरी गुड। अब हम एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये अब हम लिखने जा रहे हैं। कह रहे हैं आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है वो लिखवाने जा रहा हूं। आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर बाय, कौन सा बाय? वेयर बाय। बताओ क्या हो रहा है? द प्रॉपर्टी इन गुड्स। सर ये क्या होता है प्रॉपर्टी इन गुड्स? हम बताएंगे, हम बताएंगे। रहने दो बेटा, मत बताओ। नहीं सर हम बताएंगे, ठीक है, जैसा आपका मन माने। प्रॉपर्टी इन गुड्स की ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूं? जैसा आपका मन माने यार। ओनरशिप ऑफ द गुड्स। वेरी गुड यार। देखो मेरा मन नहीं था पूछने का, ये तो आपने मुझे कहा सर हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमें पता है। अच्छा जी।
कह रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें द प्रॉपर्टी इन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप ऑफ द गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड, shall be transferred बताओ किससे? फ्रॉम सेलर टू बायर, फ्रॉम सेलर टू बायर, आइदर एट, बताओ बेटा, आइदर एट आइदर एट, आप बताओगे बेटा, जब ओनरशिप ट्रांसफर, वेरी गुड कविता, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है कब? या तो फ्यूचर डेट पर, या फिर अगला बताओ, अगला बताओ, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। सारे बच्चे एक बार ये सेंटेंस याद करेंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। सभी बच्चे ये सेंटेंस याद करेंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। बोलना, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। सभी बच्चे बोलेंगे क्या? बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट टू सम कंडीशन subject to some condition thereafter to be fulfilled, thereafter to be fulfilled। वेरी गुड अंश, अंश बहुत बढ़िया, एकदम रापचिक जा रहे है, गुड कविता, बहुत बढ़िया, मक्खन माफिक चल रहे ले हो, गुड शिवांगी, गरिमा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। चलिए आगे बात करें आपके साथ, आपके साथ आगे बात करें, यस और नो, आपके साथ आगे बात करें। चलो बहुत बढ़िया। क्या अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाली टर्म को समझ सकते हैं या नहीं? क्या अब वो टाइम आ चुका है या नहीं कि हम क्या समझ पाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? क्या अब हम क्या समझ पाए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, है ना? गुड, आजो जी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैं क्या लिखूंगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मैं क्या लिखूंगा? आजो एक हेडिंग बनाओ पहले मेरे साथ। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा यार? कह रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, आ कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वेयर बाय द सेलर,
द सेलर ट्रांसफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो गया? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर, जिसमें सेलर ट्रांसफर या एग्रीज टू ट्रांसफर क्या? द प्रॉपर्टी इन गुड्स, ब्रैकेट में ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ब्रैकेट में ओनरशिप ऑफ द गुड्स किसको? टू द बायर, और किस लिए? फॉर अ प्राइस, इसलिए फॉर अ प्राइस। आ जाओ जरा, मैं आपके साथ बातें करने वाला हूं। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं कह रहा हूं यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा होता है, ध्यान देना, या तो ट्रांसफर कर रहा होता है या एग्रीज टू ट्रांसफर होता है, या एग्रीज टू ट्रांसफर होता है क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। बताओ बेटा ट्रांसफर किस चीज में कर रहा होता है, सेल या एग्रीमेंट टू सेल में? ट्रांसफर वर्ड और एग्रीमेंट, एग्रीज टू ट्रांसफर, दोनों शब्द किस लिए यूज हुए हैं? बताओ। ट्रांसफर शब्द कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर। तो ट्रांसफर किसमें करने को, ट्रांसफर किसमें कर रहा होता है, सेल में या एग्रीमेंट टू सेल में? और एग्रीज टू ट्रांसफर किसमें कर रहा होता है, सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में। चलो पहले मुझे ट्रांसफर बताओ, बच्चे कह रहे हैं ये तो सेल में, यानी डेफिनेशन में ट्रांसफर वर्ड सेल के लिए यूज करा गया है, और एग्रीज टू ट्रांसफर बताओ किस लिए यूज कराया गया है? एग्रीज टू ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल के लिए। देखो आपने लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी सीख ली पहली क्लास में, आप लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, कि लॉ की वर्डिंग्स को समझना आपने स्टार्ट कर दिया। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर या तो ट्रांसफर कर रहा है या एग्रीज टू ट्रांसफर है ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू द बायर, लेकिन किस लिए? फॉर अ प्राइस, क्योंकि अपना सपना, क्योंकि अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। ऐसा कौन कह रहा है? सेलर कह रहा है। बताने का समझ आया या नहीं? हाँ जी, तो समझ आया सबनू? गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स, बढ़िया चल रहा है। चलें आगे बात करें। हाँ जी, आगे बात करें बेटा। चलो चलो फिर खेलते हैं, आगे खेलते हैं। यार मैं आपसे चलो पूछता हूं, यार एक एग्रीमेंट टू सेल, एक दिन सेल बन जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल एक दिन सेल बन जाएगा, बताना वो दिन कब आएगा? बताना वो दिन कब आएगा?
एग्रीमेंट टू सेल, एक दिन सेल बन जाएगा। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, एग्रीमेंट टू सेल, एक दिन सेल बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि एग्रीमेंट टू सेल भी अपने आप को क्या कहकर पुकार पाएगा कि मैं भी सेल हो गया, मैं भी सेल हो गया। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है बेटा आपके पार्ट पे। आप इंजॉय करने वाले हैं बेटा, आप 60 आउट ऑफ 60 100% लेने वाले हैं जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स है। 60 आउट ऑफ 60 पक्का। बहुत बढ़िया संजना। कह रहे हैं जब क्या हो जाए, फ्यूचर डेट का जो टाइम है वो अलैप्स हो जाए, यानी वो समय बीत जाए। बताओ बेटा, वो समय बीत जाए यानी आज क्या आ जाएगी इस केस में? बताओ बेटा, आज क्या आ गई? कौन सी डेट? 15 मार्च। वेरी गुड रसन, बहुत बढ़िया चल रहे ले हो यार तुम तो एकदम मक्खन माफिक भाग रहे ले हो। वाह क्या बीड़ू, बहुत बढ़िया। यानी जब वो फ्यूचर डेट अलैप्स हो जाएगी, जब वो फ्यूचर डेट अलैप्स हो जाएगी तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, यानी उस दिन हम एग्रीमेंट टू सेल भी क्या बन गया? सेल। दूसरा केस, सेकंड केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। या फिर वो कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ऑनरशिप इज टू बी ट्रांसफर, वो कंडीशन आज क्या हो जाएगी? बताओ। फुलफिल। सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड हो जाएगी। सेटिस्फाइड हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा, मेरे साथ लिखना बेटा। एक बारी मेरे साथ लिखना बेटा। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकमिंग सेल, एग्रीमेंट टू सेल बिकमिंग सेल। सुनना, an agreement to sell, an agreement to sell becomes a sale, an agreement to sell becomes a sale when time elapses, elapses वर्ड का मतलब बीत जाना, जब वो समय बीत जाए। कौन सा समय? जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर और जो एक्चुअल डेट है जिस दिन ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, वो टाइम बीत जाए, है ना? या फिर द कंडीशंस are fulfilled, subject to which the property in goods, subject to which the property in goods is to be
ट्रांसफर्ड, इज टू बी ट्रांसफर्ड। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा जब समय बीत जाएगा या फिर कंडीशन पूरी हो जाएगी। जब समय बीत जाएगा या फिर कंडीशन पूरी हो जाएगी। जब समय बीत जाएगा या फिर कंडीशन पूरी हो जाएगी। क्या रॉक एंड रोल हुआ, मतलब क्या आपको समझ आ गया बोलने का? हाँ जी, समझ आया। संजना कह रही है क्लियर है, मनदीप कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर है जी। और दसो, और भी दसो। सैली, शिवांगी, अंश, मनसु गुप्ता, यश, सब कह रहे हैं क्लियर है। बाकी भी बोलने का। मुस्कान कह रही है क्लियर है जी, ऑल क्लियर। कार्तिक को भी क्लियर है, गरिमा को भी क्लियर है। बहुत बढ़िया यार। तमन्ना, रसन, सारे यही कह रहे हैं क्लियर ही क्लियर, एकदम क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हमजा। अब मैं आपसे बात करूं, आज की आखिरी बात करने जा रहा हूं, आज की क्लास की आखिरी बात करने जा रहा हूं। जब भी बायर और सेलर, जब भी बायर और सेलर, जब भी कौन, बायर और सेलर आपस में गुड्स खरीदते बेचते होंगे, जब भी बायर और सेलर आपस में बेटा गुड्स खरीदते बेचते होंगे, तो उनके बीच में क्या बनता होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उनके बीच में क्या बनता होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी जब भी बायर और सेलर, जब भी बायर और सेलर आपस में गुड्स खरीदते बेचते होंगे, तो उनके बीच में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बारी बोलने का, उनके बीच में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सभी बच्चों को समझ आ रहा है उनके बीच में क्या बनता है? जब भी बायर और सेलर आपस में गुड्स खरीदते बेचते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। मेरी बात जरा सुन लेना, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर सुनना, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला लॉ भी लगता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मेरी बात जरा सुनना बहुत ध्यान से। जब भी बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, जब भी बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, यानी बायर और सेलर आपस में गुड्स खरीदते बेचते हैं, तो उस गुड्स खरीदने बेचने के लिए हमें कौन से लॉ का पालन करना होगा? हमें कौन सा कानून मानना पड़ेगा? कौन से एक्ट मानने पड़ेंगे? कौन से एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे? यानी कौन से एक्ट में लिखी हुई बातें फॉलो करनी पड़ेगी? बताओ। दो एक्ट की। जब भी बायर गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे बायर सेलर आपस में, तो उन्हें दो कानून फॉलो करने हैं। बताओ पहला कौन सा? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और दूसरा, दूसरा कौन सा?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताओ ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें बताओ कॉन्ट्रैक्ट शब्द यूज हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखने के लिए हमें कहां देखना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखने के लिए हमें कहां देखना पड़ेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कहां पर गिवन होंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और खरीदने बेचने से रिलेटेड रूल कहां गिवन होंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? जब भी बायर और सेलर के बीच में गुड्स खरीदे बेचे जाएंगे तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे दो लॉ लगेंगे। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे दो लॉ लगेंगे, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब लास्ट बात सुनना, लास्ट बात सुनना। अगर दोनों लॉ में किसी मैटर पर, अगर दोनों लॉ में किसी मैटर पर कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब सेम मैटर पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कुछ और कहता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और कहता है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन किसके बीच में आ गई बताओ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट और किसी भी मैटर को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यानी दोनों क्या कह रहे हैं? किसी सेम मैटर पर दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं और दोनों गाना गा रहे हैं। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। दोनों अलग अलग गाना गा रहे हैं, हम दोनों हैं अलग अलग और हम दोनों हैं जुदा जुदा किसी मैटर पर। तो हमें किसकी बात माननी है? हमें किसकी बात माननी है? सोगा की या आईसीए की, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? चलो आप रिप्लाई करो। हमें किसकी बात माननी चाहिए? सोगा की माननी चाहिए या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? आपको जानकर बेहद खुशी होगी, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आप सबके आंसर गलत है। हमें सोगा की बातें फॉलो करनी है, यानी सोगा जीतेगा। अरे वाह यार सर, मजे लगा दिया आपने तो। कौन जीतेगा? सोगा। यानी अगर प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो हमें सोगा की बातें माननी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें नहीं माननी। तो आप सबको जानकर खुशी हुई या बहुत खुशी हुई? आप सबको जानकर बहुत खुशी हुई या खुशी हुई? कि आपने गलत जवाब दे रहे थे, सारे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहे थे और निकला क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्योंकि ये स्पेसिफिक लॉ है, वो जनरल लॉ है। क्योंकि ये स्पेसिफिक लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना ही इसके लिए है, और वो तो जनरल लॉ है, वो तो बहुत किसी के साथ लग रहा है। तो हमें हमेशा स्पेसिफिक बातें फॉलो करनी होती है एज कंपेयर टू जनरल। भाई जो स्पेशली बना है, अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों। आपके पेरेंट्स ने कहा ये पकड़ 50,000 रुपए और ये पकड़ अलग से 10,000 रुपए, इस 10,000 से तू मार्केट से अपने कपड़े खरीदियो। तो बताओ जब आपको क्लोथ्स बाय करने होंगे, आपको अपनी शॉपिंग करनी होगी, तो आप पैसा पहले कहां से निकालेंगे? 10,000 से। यानी जब भी कोई स्पेसिफिक बात होती है तो हम पहले उसे फॉलो करते हैं। पॉइंट समझ आया?
इसलिए सोगा स्पेसिफिक लॉ है, वो जनरल लॉ है, तो हमेशा हमारे को स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शन वाले लॉ होते हैं वो पहले फॉलो करने होते हैं, वो जीतते हैं। जायसवाल जी को समझ आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों को बताओ, आप समझ आया कि वाई सोगा जीती जीती, वाई सोगा जीती जीती। यह सोगा एक स्पेसिफिक लॉ है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है। एक बच्चे को मिस हो गया, उनको रिपीट कर देते हैं उनके लिए। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला ये पकड़ 50,000 रुपए, पहले मुझे नाम बताओ जिसका मिस हो गया। मैं उसके हिसाब से समझा दूंगा बेटा, जल्दी बताने का बेटा नाम। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे जाना। यार मिस्टर एक्स के पेरेंट्स ने मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स के पेरेंट्स ने मिस्टर एक्स को ये कहा कि ये पकड़ 50,000 रुपए, ये तू खर्च लियो जहां मर्जी, और ये पकड़ 10,000, इस 10,000 से तू अपनी ट्यूशन फीस पे करियो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब जब आप ट्यूशन फीस पे करने लगोगे तो कौन से पैसे निकालोगे, 50,000 में से या 10,000 में से? बोलना माही, 10,000 में से। यानी आपने क्या करा, स्पेसिफिक को निकाला और जनरल को कहेंगे बाद में, अगर कम पड़ जाएंगे तब जनरल आता है। सिमिलरली यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए स्पेसिफिक लॉ सोगा है, यानी जो स्पेसिफिकली बताई गई बातें वो सोगा में बताई गई हैं, तो हमें वो फॉलो करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो एक जनरल एक्ट है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? चलो एक बारी अपनी नोटबुक बंद करना, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप सारे बच्चे एक बारी अपनी नोटबुक बंद करना, मुझे आपसे एक बात करनी है बहुत जरूरी। नोटबुक बंद कर दो। कर दी सभी ने? जिन्होंने नोटबुक बंद कर दी वो डन का मैसेज करेंगे मेरे को। गुड गुड गुड। चलो मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने कर ली। चलो अभी तक आज जो हमने करा एक बार रिवाइज करते हैं, जो हमने करा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। चलो बताओ हमारे एक्ट का नेम क्या है, हमारे एक्ट का नेम क्या है जो हमने स्टार्ट करा है, हमारे एक्ट का नेम क्या है जो हमने स्टार्ट करा है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेरी गुड, सोगा। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी सोगा। ठीक है जी। अच्छा इसको असेंट कब मिली थी, इसको असेंट कब मिली थी? 15 मार्च 1930। जबकि ये एप्लीकेबल कब से हुआ था, एप्लीकेबल कब से हुआ था? 1 जुलाई 1930, वेरी गुड। अच्छा ये पहले कौन से एक्ट का पार्ट था, पहले ये कौन से एक्ट का पार्ट था, पहले ये कौन से एक्ट का पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसके कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन के बीच में था, उसके कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन के बीच में था? 76 टू 123। वो ये वाले सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या कर दिए गए, ये वाले सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या कर दिए गए, रिपील कर दिए गए, और फिर दोबारा रिवाइव करे तो क्या बना, रिवाइव करा तो क्या बना, सोगा बना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सोगा के अंदर पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा, सोगा के अंदर पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? या तो वो सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा। सेल क्या होता है?
जब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है तो, जब ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है तो सेल, और जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी आइदर एट फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, तो इसे मैं क्या कह दूंगा, एग्रीमेंट टू सेल, इसे मैं कह दूंगा एग्रीमेंट टू सेल। बहुत बढ़िया, इसे मैं एग्रीमेंट टू सेल कह दूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी होता है और एग्रीमेंट टू सेल भी होता है। अच्छा, एग्रीमेंट टू सेल एक दिन सेल बन जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल एक दिन सेल बन जाएगा, बताना वो कब, बताना वो कब, जब वो टाइम अलैप्स हो जाए, यानी वो समय बीत जाए, फ्यूचर डेट आ जाए, या फिर कंडीशन फुलफिल हो जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आज का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन कौन से लॉ लगते हैं? जब भी बायर सेलर गुड्स खरीदते बेचते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उस पे कौन कौन से लॉ लगते हैं? कौन कौन से? सोगा और आईसीए, सोगा और आईसीए, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर किसी मैटर पर दोनों ये कौन सा गाना गा रहे हैं, अगर किसी मैटर पर दोनों कौन सा गाना गा रहे हैं? हम दोनों हैं अलग अलग और हम दोनों हैं जुदा जुदा। तो बताओ बेटा, हमें किसकी बात फॉलो करनी है, हमें किसकी बात फॉलो करनी है? हमें सोगा की बात फॉलो करनी है, ठीक है ना। चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।